नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा मतलब आंखों से भी ना दिखने वाला सेल एक पूरे लहलहाते खेत में तब्दील हो जाता है? इसका सारा राज छिपा है उसके जेनेटिक ब्लूप्रिंट में। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट की परतें खोलने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक सेल यानी कोशिका के अंदर की दुनिया से और देखेंगे कि आखिर कैसे ये छोटे छोटे निर्देश पूरी फसल की किस्मत लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें जिंदगी के इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना होगा। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह जिंदगी की शुरुआत भी एक बहुत ही छोटी सी चीज से होती है। और वो इकाई है सेल या कोशिका। इसे ऐसे समझिए, ये जिंदगी की सबसे छोटी ईंट है, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर जिंदगी को चलाने वाली पूरी की पूरी मशीनरी फिट है। अच्छा, अब अगर हम इस सेल के अंदर झांकें तो हमें मिलेगा इसका कंट्रोल सेंटर, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यहीं पर पूरे जीव का मास्टर प्लान यानी उसका जेनेटिक मटेरियल एकदम सुरक्षित रखा होता है। अब इस मास्टर प्लान के ना दो मेन खिलाड़ी हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को आप समझ लीजिए कंपनी का मास्टर ब्लूप्रिंट जो तिजोरी में बंद है, इसमें सारी जानकारी परमानेंटली स्टोर्ड है। और आरएनए वो है एक वर्किंग कॉपी, एक भरोसेमंद मैसेंजर जो ब्लूप्रिंट से इंस्ट्रक्शन लेकर न्यूक्लियस से बाहर जाता है और एक्चुअल काम करवाता है, जैसे कि प्रोटीन बनाना। तो ठीक है, हमारे पास ब्लूप्रिंट तो आ गया, लेकिन एक अकेले सेल से अरबों खरबों सेल बनते कैसे हैं? सीधी सी बात है, इसके लिए ब्लूप्रिंट को कॉपी करना पड़ता है। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये सब होता है सेल साइकिल के जरिए। इसके ना 4 मेन स्टेप्स हैं। पहले जीवन फेज में सेल बड़ा होता है, अपना नॉर्मल काम करता है। फिर आता है सबसे जरूरी एस फेज, यहीं पर डीएनए ब्लूप्रिंट की एकदम परफेक्ट कॉपी बनती है। इसके बाद G2 फेज में ये बटने की फाइनल तैयारी करता है और आखिर में M फेज में बूम, 1 से 2 सेल बन जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस का जो असली हीरो है ना, वो है डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए की नकल बनाना। ये एक तरह की परफेक्ट फोटोकॉपी मशीन है जो ये पक्का करती है कि हर नए सेल को ब्लूप्रिंट की एक एकदम सटीक कॉपी मिले। ठीक है, ब्लूप्रिंट कॉपी हो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये अगली पीढ़ी तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए हमें ग्रेगर मेंडल के दिए हुए विरासत के नियमों को समझना पड़ेगा। मेंडल ने हमें विरासत के कुछ बहुत ही बुनियादी नियम दिए हैं। मतलब ये बताया कि माँ बाप के गुण बच्चों में कैसे जाते हैं। इनमें से एक बहुत जरूरी नियम है प्रधानता का नियम। तो पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी ट्रेट यानी गुण के लिए 2 अलग-अलग जीन मौजूद हैं, तो उनमें से जो ज्यादा पावरफुल या डोमिनेंट होगा वही दिखेगा। दूसरा वाला जीन रहेगा तो वहीं, लेकिन छिपा हुआ। लेकिन रुकिए, विरासत कोई सीधा साधा हिसाब किताब नहीं है। कुदरत भी ना इस ब्लूप्रिंट में थोड़ी क्रिएटिविटी डालती है। इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये एक कमाल की प्रक्रिया है जहां क्रोमोसोम आपस में अपने कुछ हिस्सों की अदला बदली कर लेते हैं। सोचिए, जैसे ताश के पत्ते फेंटना। इससे ब्लूप्रिंट में नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और यही वजह है कि हर पीढ़ी में इतनी वैरायटी दिखती है। पर क्या ये ब्लूप्रिंट हमेशा एकदम परफेक्ट होता है? जी नहीं, कभी-कभी इसमें बदलाव भी होते हैं, कुछ गलतियों की वजह से, और कुछ जानबूझकर भी किए जाते हैं। कभी-कभी ना इस ब्लूप्रिंट में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। इसे ऐसे समझिए कि जैसे ब्लूप्रिंट की पूरी किताब का या तो कोई पन्ना ही फट गया या कोई नया पन्ना जुड़ गया। ये 2 तरह की हो सकती हैं। एक जहां क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही बदल जाए, या दूसरी जहां उनकी गिनती ही कम ज्यादा हो जाए। और फिर होते हैं छोटी मोटे बदलाव जिन्हें कहते हैं म्यूटेशंस। इनको आप ब्लूप्रिंट में हुई एक टाइपिंग मिस्टेक समझ सकते हैं। ये अपने आप भी हो सकते हैं और इन्हें लैब में आर्टिफिशियली कराया भी जा सकता है। तो इतनी सारी जानकारी का असल दुनिया में क्या फायदा है? चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस जेनेटिक ब्लूप्रिंट को समझकर खेतीबाड़ी में एक क्रांति लाई जा रही है। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर, पॉलीप्लॉइडी। देखिए, नॉर्मली तो किसी भी जीव के पास ब्लूप्रिंट की 2 कॉपियां होती हैं, है ना? एक माँ से और एक पिता से। लेकिन पॉलीप्लॉइडी में 2 से ज्यादा कॉपियां होती हैं। कमाल है ना? वैसे जानवरों के लिए तो ये अक्सर जानलेवा होता है, लेकिन पौधों की दुनिया में भाई ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो इस सुपर पावर के फायदे क्या क्या हैं?
पॉलीप्लॉइडी से पौधों के बीज और फल अक्सर बड़े और बेहतर हो जाते हैं। ये हमें बिल्कुल नई प्रजातियां बनाने में मदद करता है। और तो और जो हाइब्रिड पौधे होते हैं उनके बांझपन को भी दूर कर सकता है ताकि वो बच्चे पैदा कर सकें। इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है ट्रीटिकेल। ये दुनिया का पहला ऐसा अनाज है जिसे इंसानों ने बनाया है। साइंटिस्ट ने गेहूं और राई को क्रॉस करके इसे तैयार किया और ये पॉलीप्लॉइडी की ताकत का जीता जागता सबूत है। इसी तरह जानबूझकर कराए गए म्यूटेशन यानी इंड्यूस्ड म्यूटेशन का इस्तेमाल करके हमने फसलों की कई बेहतरीन वैरायटीज तैयार की हैं। भारत में शरबती सोनोरा गेहूं इसका एक बहुत फेमस उदाहरण है, जिसे म्यूटेशन ब्रीडिंग से ही बनाया गया था। तो कुल मिला के बात ये है कि जिंदगी की इस ब्लूप्रिंट को पढ़ने की और यहाँ तक कि उसमें फेरबदल यानी उसे एडिट करने की हमारी काबिलियत आने वाले कल में हमारी फूड सप्लाई को सिक्योर करने का सबसे ताकतवर जरिया है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे हम जेनेटिक्स की इस भाषा को और बेहतर तरीके से समझते जाएंगे, तो भविष्य में हमारी प्लेट में जो फसलें होंगी वो कैसी दिखेंगी? सोचिए जरा, क्योंकि संभावनाएं तो सच में अनंत हैं।